बहुत बहुत शुक्रिया और बातचीत करने के लिए। मैं यहाँ अयोध्या में मौजूद हूँ, बिल्कुल सरयू तट के पास, और बीजेपी के महासचिव राम माधव जी का मैं स्वागत करता हूँ। पीछे जो दिख रहा है वो मंदिर के दृश्य हैं। मैं राम माधव जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले मैं आपके पास जी बहुत 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 स्वागत है। मैं आपको दिखाऊं पहले मैं आपको पहले सरयू के दर्शन करा देता हूं। पीछे राम जो मंदिर हैं उनके दर्शन करा दे, फिर बातचीत आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि केंद्र आजकल तो अयोध्या बन गया है। तो सबसे पहले मैं सरयू दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल मेरे बाएं तट पर इस वक्त सरयू और सरयू की धार बहती हुई है। ये वो साक्षी है जिसने तमाम अयोध्या में तमाम सारा इतिहास देखा है, और राम माधव जी इस बात का बिल्कुल हामी भरेंगे कि वो आंदोलन, वो तमाम सारे गोली चली, उसके बाद तमाम सारे राम सेवक, इस बात का वो हामी भरेंगे। ये सरयू का तट, और ये ठीक पीछे जिस तरफ मैं जहां बैठा हूं उसके ठीक पीछे वो मंदिरों की एक श्रृंखला है, आप देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राम माधव जी। तो अयोध्या में मैं मौजूद हूं और मैं चाहूंगा कि पहला सवाल मैं वहीं से रखूं और वहीं से शुरू करूं। मोदी जी की प्रतीक्षा है। आज अभी कुछ देर पहले योगी जी यहां पर थे, मुख्यमंत्री, और मोदी जी की प्रतीक्षा है। लेकिन लोगों ने कह दिया कि कोरोना के इस विकट समस्या में, दौर में, राम मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन कुछ ठीक नहीं है। राम माधव जी, ये राम मंदिर एक राष्ट्रीय संकल्पना का प्रतीक है। इसकी एक जारी प्रक्रिया, जो उसके वहां पर मंदिर निर्माण की एक जारी प्रक्रिया जो चल रही है, उसका एक नया महत्वपूर्ण अध्याय 5 अगस्त को होगा, जहां एक पहला नींव रख के आगे धीरे धीरे उसका काम जारी रहेगा। इसलिए उसको आज किसी कोरोना वगैरह से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। और इस राष्ट्र के करोड़ों, इस देश के करोड़ों देश के लोग बहुत उत्सुकता से, बहुत उत्साह से 5 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दशकों के संघर्ष और शताब्दियों का जो एक संकल्प, उसका एक अच्छा नतीजा, परिणाम निकलने वाला है। उसके लिए पूरा राष्ट्र आज उत्साह से प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों को न्योता की बात थी कि न्योता किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस पर भी बड़ी चर्चा होती रही। उद्धव ठाकरे जी को लेकर तो आपकी क्या जानकारी, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हम तो यहाँ अयोध्या में मौजूद हैं, आप मुझे अपडेट करिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसा है, स्वयं मुख्यमंत्री आकर गए हैं। वे पूरे व्यवस्थाओं की देखरेख में लगे हैं, और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख नेता भी वहां अयोध्या में इस समय मौजूद है। वो बताएंगे किन किन को आमंत्रित करेंगे। वैसे तो यह कार्यक्रम तो आप सबके माध्यम से लाइव के रूप में पूरे देश और दुनिया के सामने रहेगा। हम सब भी उसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। लगता है कि कोरोना के कारण छोटी संख्या में वहां व्यक्तिगत फिजिकल अटेंडेंस के रूप में कुछ लोग रहेंगे, पर पूरा राष्ट्र, पूरा देश भर के, दुनिया भर के राम भक्त उसमें शामिल होंगे वर्चुअल रूप में। ये 5 अगस्त की जो तारीख है बड़ी ऐतिहासिक है। लोग कहते हैं कि बीजेपी के पूरे कार्यकाल में कुछ तारीख ऐसी हैं जिसमें लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसे 5 अगस्त भी एक है। तो पिछली बार जो ऐतिहासिक 370 हटी, और इस बार कहे कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में यहाँ पे शिलान्यास, ये जो भूमि पूजन है वो हो रहा है। तो वहां पर जब 370 हटी तो लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर में 370 हटी, लोगों ने, विपक्ष ने कहा कि अभी भी स्थितियां तो सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा था 370 हट जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लोग जमीनें खरीदेंगे, बहुत सारे लोग आना जाना शुरू करेंगे। तो राम माधव जी, आपकी क्या रिपोर्ट है? विपक्ष तो ये कहता है कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है वहां। वहां विकास और जनजीवन का जहां तक प्रश्न है, परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है। वहां लॉ एंड ऑर्डर, अन्य व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से इस समय चल रहे हैं। अभी तो चलिए कोरोना का समय है, इसलिए थोड़ा बहुत लॉकडाउन और थोड़ा बहुत गतिविधि में धीमी है। अन्यथा मैं भी पिछले 1 साल में जितने बार वहां श्रीनगर वगैरह गया था, मुझे ट्रैफिक जाम्स को सामना करना पड़ा। लोग अपने गतिविधि में सामान्य रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब 5 अगस्त और 6 अगस्त को बहस चल रहा था, तो विपक्षी नेता बोल रहे थे कि वहां बहुत हिंसा हो जाएगी, ब्लड बाथ हो जाएगा, सड़कों पर खून बहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ 1 साल में।
पत्थरबाजी तक नहीं हुई। लोग वहां शांति से अपना जीवन चला रहे हैं। ये एक समस्या जो लंबे समय से चल रहा है, वो आतंकवाद का वो समस्या है। उसका मैं केवल ये 1 साल के साथ नहीं जोड़ूंगा, वो पिछले 30 साल से चल रही समस्या है। उसको अगर बाजू रखेंगे, उसको निपटने का सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे लगे हुए हैं, सफलता से उससे निपट रहे हैं। अन्यथा वहां सामान्य जनजीवन अच्छी तरह चल रहा है। और पिछले 1 साल में गुड गवर्नेंस देने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए, विकास के लिए बड़े बड़े कदम उठाने के लिए प्रशासन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है। उससे भी वहां लोगों में संतुष्टि आज वहां देखने को मिलता है। रामाधर जी, तो लगता है कि जब इतनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर क्या शुरू होगी या वहां पे चुनाव के समय आपको लगता है ये माकूल बन रहा है, तो निकट भविष्य में देखेंगे हम या इस तरह के चुनाव वहां पे संभव है? ना, वैसे तो मैं आपको कह दूं प्रतीक जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस कभी रुकी नहीं है। वहां पिछले 2 साल में पंचायत इलेक्शन संपन्न हुए, ब्लॉक लेवल के चुनाव संपन्न हुए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ जल्दी नेता तो वहां अभी भी जिला नजरबंद हैं, पंचायत कुछ नेता अभी भी नजरबंद हैं, कुछ बंद हैं। नहीं, केवल महबूबा जी के ऊपर पीएसए है। ऐसे 1-2 लोग छोड़कर बाकी सब लोग इस समय फ्री है। भाई, मेरा तो उल्टा प्रश्न है। पिछले कम से कम 6 महीने से बड़ी संख्या में पीडीपी के, एनसी के, बाकी सभी के नेता, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर सब फ्री है घाटी में। पर बिल्कुल घाटी में राजनीतिक गतिविधि में बिल्कुल दिखते नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, ट्विटर और फेसबुक के पीछे छुपकर अपना राजनीति चलाना चाहते हैं। जनता को जब उनकी मदद की जरूरत है, आज वो उपलब्ध नहीं है। वह टेररिज्म में कोई मरता है, उनको देखने के लिए कोई नेता जाता नहीं है। हमारी पार्टी का छोड़ो, कांग्रेस का सरपंच मारा गया, कांग्रेसी जाते नहीं उनसे मिलने। वे लोगों को मुश्किलात है, तब अगर नेता उपलब्ध नहीं है तो ये नेता है किस लिए है? सत्ता आया तो सत्ता का भोग के लिए बैठे हुए हैं। आज परिस्थिति सामान्य है, फिर भी एक एनसी नेता, पीडीपी नेता नहीं आ रहा है बाहर। या तो दिल्ली में बैठते हैं या ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जनता का दर्शन देते हैं। आज हमारे पार्टी वाले खुलकर घूम रहे, हम घूम रहे हैं। परिस्थिति सामान्य है। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक गतिविधि में सभी दल आगे आए, सामान्य राजनीतिक गतिविधि वहां चलाए। देखिए, जो आपने कहा कि कहां है नेता, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि देखिए साहब, मैंने कोरोना में आपको सचेत किया था, बहुत पहले ही एक ट्वीट किया था, फरवरी में ही मैंने ट्वीट कर दिया था, लेकिन आप तो सचेत नहीं हुए और स्थितियां भयंकर देखी। अब वो ये कहते हैं कि मैं चाइना के बारे में आपको सचेत कर रहा हूं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे बताऊं? राहुल गांधी जी का ये ट्वीट है। नहीं, पहली बात तो कोरोना के खिलाफ के संघर्ष में भारत ने बहुत अच्छे ढंग से इसकी स्प्रेड को नियंत्रित किया है। भारत 130 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ का जो जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, वो डेंसिटी अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा डेंस लोग है। फिर भी हमने आज भी इसके स्प्रेड को बहुत नियंत्रित किया। 7-8 राज्यों में इसका ज्यादा स्प्रेड है, व्यापक देश में इसका स्प्रेड नहीं है। केसेस सब जगह है। मैं इस समय उत्तराखंड में हूं, यहां भी कुछ केसेस है, पर यहां व्यापक स्प्रेड नहीं है। इसको नियंत्रण करने में हमारी जो सफलता थी, इसको भी दिव्य ज्ञानी, बहुत बड़े विजनरी नेता, ऐसा अपने आप को मानने वाले राहुल गांधी जी को समझना चाहिए। अब उनका दिव्य ज्ञान, उनका जो बहुत आगे देखने की स्थिति है, वो थोड़ा कांग्रेस के हालत को भी तो देख ले। तो इसलिए आज चीन हो, कोविड हो, इसको अच्छी तरह हमारी सरकार संभाल रही है। राहुल गांधी जी पहले अपने पार्टी की चिंता करें, वो ज्यादा आवश्यक है। आपके पहले का बहस में देख रहा था, पार्टी का कोई दशा नहीं है, दिशा नहीं है, उसकी चिंता करे। देश की चिंता मोदी जी अच्छी तरह कर रहे हैं और देश की जनता मोदी जी के साथ है। देखिए, उन्होंने कहा ना कि देखिए आप क्या, उन्होंने बताया कि आप फरवरी में नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, मार्च में आप जो थे वो थाली पीट रहे थे, फिर उन्होंने कहा अप्रैल में आप मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिरा दी, अब आप यहाँ पे जब जुलाई में आए तो राजस्थान की तरफ ताक रहे हैं आप। तो आप जो है, जो चुनी हुई सरकारें हैं उन पे, जो कांग्रेस की, उस पर आप निगाह रखते हैं, ये उनका कहना है। आपकी उपलब्धि वो बता रहे 4 महीने की। नहीं, उनका वो टाइम टेबल हो सकता है, मेरा टाइम टेबल मैं बताता हूँ। फरवरी एंड से शुरू करके कोरोना पर आवश्यक कदम उठाना हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया। वैसे तो फरवरी प्रारंभ में ही हमारा प्रारंभ हो गया। फरवरी 12 तारीख को चीन की रूट से भारत में आने वाले सभी को
क्वारंटाइन करने का डिसीजन अनाउंस कर दिया गया फरवरी मध्य में ही, और मार्च फर्स्ट वीक आते आते पूरे विदेशों से आने वालों का क्वारंटाइन घोषित हो गया। और हमने जब देश के अंदर केवल 200 केसेस मात्र थे कोरोना का, उस समय देश का लॉकडाउन मार्च महीने में हमने अनाउंस कर दिया, 21 डेज का लॉकडाउन किया। वो सारे कदम हमने जो उठाया था उसके चलते हमने कोरोना को नियंत्रित किया। अब रही बात राजनीति की, मैं एक बात कह दूं, पहले तो मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के लॉकडाउन से पहले खुद गिरी थी। अब एक बात मैं कह दूं प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा रखना, यूनाइटेड रखने का ठेका हमने नहीं लिया है, वो उनका प्रॉब्लम है। अपने पार्टी को यूनाइटेड रखे, वो उनका तो प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, तो हमारा वो लोग कहते हैं कि आप हरी हरी घास दिखाते हैं, वो विकल्प बनेगा। और आपने विषय उठाया तो मैं एक बात बता दूं, बहुत कांग्रेस वाले बहुत चीजें देश को बताते ने। इनके दो नेता मणिपुर में हमारे सरकार गिराने के लिए क्वारंटाइन रूल्स का अपहास करते हुए वहां पहुंच गए थे, तो वहां के मुख्यमंत्री बाकायदा उन दो नेताओं को क्वारंटाइन कर दिया, वो अलग बात है। पर जो हमको कह रहे हैं ना, हम लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में सरकार गिराने में लगे हैं, इनके नेता पहुंच गए वहां। नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा, दिल्ली से क्यों चले गए थे वहां? सरकार को तकलीफ देना, यानी नए सरकार को स्वेरिंग इन करने के लिए पहुंच गए थे वहां। तो इसलिए ये राजनीति हमको सिखाने का कोशिश ना करें, अपने पार्टी को संभाले। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप हरी हरी घास दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आप 30 से 35 करोड़ रुपए का ऑफर दे दे, तो उन्होंने कांग्रेस के विधायक ये बात कह रहे हैं, तो आप हरी हरी घास क्यों दिखाते हैं? ये बात वो ये कहते हैं, विपक्ष कहता है। प्रतीक जी वो खुद अपने पार्टी के एमएलएस के बारे में, उस पार्टी के नेता इस प्रकार की धारणा अगर रखते हैं, यानी सचिन पायलट जैसे, जिसकी तारीफ आपके पहले के सत्र में सब लोग कर रहे थे कि आगे जाकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनने वाला था, अगर उनको लेकर वो हरी घास खाने वाला नेता इस रूप में अगर कांग्रेस कह रहा हो, तो आप खुद मुझे कहिए, ऐसे पार्टी में कोई स्वाभिमानी नेता रह सकता है? ये प्रॉब्लम कांग्रेस को समझना है। जो अपने अंदरूनी समस्या है उसके संभालना नहीं आता, जो थोड़ा विरोध कर रहे हैं उनको घास खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, इस प्रकार का आरोप लगा के उनको बदनाम करने का कोशिश होता है। ये उनका असली प्रॉब्लम है। नहीं, गहलोत सरकार नहीं गिरेगी, गहलोत सरकार के ऊपर कोई संकट इधर से नहीं आएगा, बीजेपी की तरफ से बार बार गहलोत सरकार करिए। ये आप जो है उसको अनस्टेबल करना चाहते, बार बार अनस्टेबल करना चाहते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। आप ये मुझे इस बात पे एश्योरेंस दे सकते कि नहीं भाई, हमारी तरफ से कुछ नहीं? मुझे एक बात बताइए प्रतीक जी, जिस सरकार के पास 107 कांग्रेस के खुद के एमएलए थे, वो अस्थिर क्यों होती है? हमारे पास तो 17 एमएलए थे, है आज के दिन में अस्थिर हो रही, तो उनके अपने प्रॉब्लम के कारण सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं और बीजेपी को गाली दे रहे हैं। ये कहाँ की बात है? इसलिए मैं कह रहा हूं, उनका तो आपके ऊपर तो ये भी बात है कि कर्नाटक में भी आपके ऊपर यही बात आई, मध्य प्रदेश में भी यही बात आई, कर्नाटक में भी और मध्य प्रदेश में भी कहा कि आपने सरकार अनस्टेबल करने की कोशिश की। कर्नाटक में भी यही कहा और मध्य प्रदेश में कह रहा हूं, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीयू एक साथ सरकार चलाने के लिए 1 साल कोशिश किए, उनके बस से बाहर की बात हो गई, वो हट गए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिनको आना था वो आएगा। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकारें चलाना हमारा जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। वो नहीं चला सकते हैं, गिरते हैं, तो विकल्प देना हमारा धर्म बनता है। जहां आवश्यकता है वहां विकल्प देंगे, हम किसी सरकार को नहीं गिराएंगे। पर कांग्रेस वाले खुद गिरते हैं, हम क्या करें उसके लिए? अच्छा, तो एक बात और बता दीजिए, एलएसी पर बात हो रही है कि हम विपक्ष लगा रहा है कि आपने जो चाइना ने है वो जमीन कब्जा कर ली है, वो कह रहे हैं कि उनके 40,000 सैनिक वहां पे आ गए हैं। स्थिति क्या है, वस्तुता क्या स्थिति है, इसको क्लियर करें, पॉलिटिकली क्या चीज है? नहीं, देखिए सीमा का जहां तक प्रश्न है, हमको हमारी सेना जो कह रही है पर भरोसा रखना चाहिए। आज भारत के अंदर बहुत सारे चीन के विद्वान हैं, स्वयं राहुल गांधी जी भी तो नया विद्वान है, चीन के एक्सपर्ट है, तो कई लोग हैं। तो हमको अच्छा यही रहेगा कि सेना, जिसको कोई राजनीति नहीं होता है, हमारी देश की सेना देश की रक्षा के लिए ही रहता है, वहां भी खड़ा है, अपना बलिदान देकर देश की सीमा की रक्षा कर रहा है। उनका यह स्पष्ट कहना है कि भले ही 3 स्थानों पर चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़े हैं, पर हम हमारे एलएसी को पूर्ण रूप से बचाने में लगे हैं।
दोस्तान अभी भी है, जहां आमने सामने हमारे दोनों सेना खड़ी है। बिल्कुल जो आंकड़ा आप बता रहे 40,000 50,000 एकदम झूठ है। इतनी संख्या में बिल्कुल नहीं आया है। थोड़ी संख्या में एक पांगांग त्सो लेक में और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर चीन की सेना आज हमारे सेना के सामने खड़ी है। हम और वो एक आधा किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। हमारी सेना बिल्कुल संकल्प और निष्ठा के साथ हमारे एलएसी की रक्षा में लगी है। उन पर भरोसा रखना चाहिए। जी, थैंक यू राम माधव जी। आप हालांकि देव स्थान में मौजूद हैं उत्तराखंड में, लेकिन मैं कहूंगा 5 तारीख से पहले किसी दिन यहाँ सरयू पे आएं, स्नान करें और यहाँ का आनंद लें और भगवान के दर्शन भी करें। मैं आपको तो यहाँ मैं देता हूँ निमंत्रण, आइए तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपने हमारे साथ समय दिया, साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।